गाइस तो आज हम सेमेस्टर 2021 ये सेमेस्टर पेपर हुआ था हमारा 2021 में। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे इसमें हम। तो इसके सॉल्यूशन में देखेंगे कि इसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए थे, इन्हीं को आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना चाहिए। तो आज हम इन्हीं के सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। ओके, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रॉब्लम्स स्टडी मटेरियल वाले लिंक से ही आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसका। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कह रहा है कि इफ x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो हमने आईसीएसई के सभी चैप्टर्स क्लास 9-10 के कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं जाकर। हम अब हमारा ये एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज चल रही है, तो उसी में ही आज हम यहाँ कर रहे हैं सेमेस्टर 1 का पेपर सोल्व। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, बिल्कुल ईजी। कह रहा है कि एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर। अगर ये पोलिनोमियल का फैक्टर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं और एक्स की वैल्यू को रखते हैं इसमें और इसको इक्वल टू रख देते हैं 0। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो होता है, क्या कहते हैं इसको, फैक्टर थ्योरम यही कहती है हमें क्या, कि अगर हमारा कोई भी फैक्टर आ जाए, अगर हमारे किसी पोलिनोमियल का फैक्टर आ जाए तो हम उसमें क्या करते हैं, फिर इसमें सोल्व करने के लिए आप सिंपल क्या करते हो, यहाँ पर कुछ एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे इसको, टाइम 90 मिनट्स है हमारे पास, तो 90 मिनट्स में देखेंगे कंप्लीट हो जाता है नहीं, तो आज इसको कंप्लीट करेंगे पूरा। एक्स इज इक्वल्स टू -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, यहाँ पर आएगी वैल्यू, यहाँ पर पुट कर देते हैं हम इसको, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें अगर हम एक्स की प्लेस पर -2 पुट करते हैं, -5, और यहाँ पर एक्स की प्लेस पर -2 प्लस 6, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 0। क्योंकि इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना देगा, 0। और ये जो वैल्यू होती है रिमाइंडर, ये आती है हमारी वैल्यू रखने के बाद, तो इसीलिए हम इक्वल टू 0 रखते हैं इसमें। -2 का क्यूब करेंगे -8 माइनस के, -2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस 5 2 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, -8 10 6। ओके, अब देखो 10 और 6 16 होगा, 16 में -8 करेंगे आएगा प्लस का 8। ओके, तो इसको प्लस का 8 और ये माइनस का k इंटू 4 के इक्वल्स टू 0। 8 इधर आकर कितना हो जाएगा, 8 इधर आकर हो जाएगा -8, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे 2। ये k की वैल्यू 2 आ गई। क्या इसमें 2 आ रही है वैल्यू, यस, तो इसमें 2 आ रही है वैल्यू, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ओके, नाउ अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन, इसका सॉल्यूशन सेट बताना अगर x किसको बिलोंग करे, r मीन्स रियल नंबर को। तो इसको भी सोल्व कर लेंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 को, x -3 छोटी सी इनइक्वालिटी गिवन की है, तो -3 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये -3 इधर आकर जाएगा +3। x की वैल्यू ग्रेटर देन -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस का 5 ग्रेटर है। तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ये वाला आ रहा है हमारा थर्ड वाला। ओके, तो बिल्कुल सही है, ये सी हो गया। फिर 3 देखेंगे हम, द प्रोडक्ट ए बी ओवर 2 मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल। ए और बी का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, अगर ये 2 मैट्रिक्स हैं उनका प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है ये बताया था। अगर इसका ऑर्डर है क्या, m इंटू एन, ओके, और इसका r इंटू सी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। अगर ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल होती हैं, फर्स्ट वाले का कॉलम, इसे रो इसे कॉलम कहते हैं, सेकंड वाले के रो के इक्वल हो, अंदर वाली वैल्यू इक्वल हो, तब क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो इसमें देखो बताया है कि ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ रोज। क्या इनके पास सेम नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, नहीं। इनके पास क्या होने चाहिए, ए और बी के पास ए की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल। द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, रो ए कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए क्या इक्वल होनी चाहिए, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। ये सही है हमारा, तो बी वाला इसमें करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये कह रहा है कि नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ द कॉलम्स नंबर ऑफ द रोज ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल होना चाहिए। नाउ अब हम करेंगे इसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 के इफ 70 75 80 85 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, देन द 10th टर्म इज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको देखो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्या, कि अगर आप इसे सोल्व करते हो क्या होता है, देखो इधर अगर हम इसको इधर ही सोल्व कर लेते हैं, 70 75 80 85, एपी में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मीन्स फर्स्ट टर्म तो ये हमारा 70 और डी की वैल्यू कितनी है 5 है। आप 75 माइनस 70 कर लो, 5 आएगा। अगर आपको 10th टर्म फाइंड करना है तो ए 10 की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस
ये हो जाएगी हमारी ए प्लस 9d। अब 9 ए की वैल्यू 70 प्लस 9 डी की वैल्यू 5, 9 5 जो 45, तो 70 प्लस 45 कितना होगा, 70 प्लस 45 हो जाएगा 115। तो सी इसका हो गया हमारा सी ऑप्शन। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट वाला है इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये कि द सेलिंग प्राइस ऑफ ए शर्ट एक्सक्लूड जीएसटी, जीएसटी को एक्सक्लूड करके, इंक्लूड नहीं हटा कर कह रहा है, ठीक है, कि सेलिंग प्राइस एक्सक्लूड जीएसटी, जीएसटी को अगर हम हटा दें तो 800 रुपये, मतलब इसका प्योर सेलिंग प्राइस है इसका ये, इसमें जीएसटी ऐड नहीं है। ओके, फिर कह रहा है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% देन द टोटल प्राइस ऑफ द शर्ट, तो शर्ट का टोटल प्राइस बताओ, ज़्यादा ही होगा, 800 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर इसमें जीएसटी और जोड़ देंगे तो ज़्यादा ही होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, आप देखेंगे क्या होगा वो, कि आप इसका 12% निकालो, आप इसका 12% निकालोगे कितना आएगा 96, तो 96 और ऐड कर देंगे तो ये वाला इसका आंसर है। 896 ऐड किया 896 हो गया। ओके, तो बाहर बारिश हो रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो आज मौसम थोड़ा ख़राब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें अपने क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस रखना है। आपको सभी चीज़ें भूल जानी है अब, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल आपका पास आ गया है। अब आपको सिर्फ फोकस रखना है अपने स्टडी मटेरियल पर। ओके, तो पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर रखेंगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 and 3 एज अ रूट। 2 और 3 किसके रूट होंगे, जिसके भी रूट होंगे। या तो आपका देखो एक तो तरीका ये है, इसका एक मेथड ये है, एक वे करने का ये होगा कि आप क्या करो, इनके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो सभी के, और देखो किसके रूट्स ये आ रहे हैं। रूट्स देखो, वो कहे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, जीरोज, सॉल्यूशन, ये सभी एक ही बात है, ठीक है, ये सभी क्या है, एक ही बात है। अगर वो कहता है ये चीज़ें तो ये सभी एक ही बात है कि वो इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मीन्स जो एक्स की वैल्यू आती है लास्ट में इसको एक सोल्व करने के बाद। अब अगर इसके रूट है ना तो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे इक्वेशन को, जैसे 2 पुट करके देखो किसी भी इक्वेशन में, क्या 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे करेंगे 2 5 ज़ा 10, 4 और ये 6 8 हो रहा है प्लस का, और 4 और 6 10 हो रहा है प्लस का, और ये भी माइनस का 10, तो इसका मतलब 2 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली इक्वेशन को। ओके, तो इसका मतलब अब इसमें 3 पुट करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, और ये 6, 9 और 6 दोनों प्लस के हैं, तो ये प्लस का 15 माइनस का 15 जीरो, इसका मतलब ये फर्स्ट वाला इसका आंसर है, सिंपल, क्योंकि ये दोनों ही सॉल्यूशन को, दोनों ही रूट्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कि आप एक बार 2 रख के देख ले रहे हो इसमें, एक बार अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो भी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे देखो, इक्वल टू में 0 आ रहा है ना इसके, अब इसको भी सोल्व करके 0 ही आ रहा है। 4 ये 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये 4 और 6 10, और 10 माइनस 10 ये भी कितना आ रहा है हमारा 0, तो 0 0 0, तो इसका मतलब 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, और 3 भी। तो बस इसका मतलब ये क्या है कि फर्स्ट इसका सॉल्यूशन है। आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, ये दोनों आंसर आएंगे। 7th में कि इफ़ x 5.4 5 एंड 9 आर इन प्रपोर्शन, अगर ये प्रपोर्शन में है तो x अपॉन 5.4 इसके इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन 9 के। बस अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो 5.4 को इधर लेके आ जाओ, क्योंकि x ऑलरेडी ऊपर है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो ऊपर ही रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। नाउ आप इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे, 10 9 6 ज़ा 54 होते हैं, यस 54 होते हैं। अब देखो 5 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो 3 आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 3, तो इसका भी ए आ रहा है। 7th का भी क्या आ रहा है, ए आंसर आ रहा है इसमें। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें सिंपल से क्वेश्चन है इसमें, और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसका सोल्यूशन करोगे, वरना आप इसमें सोच में पड़ जाओगे भाई करें क्या है इसमें हम। ओके, तो अब इसमें जैसे करते हैं क्या कि मोहित ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years, ही डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ एंड रिसीव 25,500 ऑन मेच्योरिटी, द इंटरेस्ट ही अर्न इन 2 year। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है, मतलब इंटरेस्ट ही अर्न इन 2 year, इंटरेस्ट आई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, बताओ कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल है ये भी, हमें सबसे पहले कह रहा है कि 2 year के लिए डिपॉजिट करता है, इसका मतलब एन की वैल्यू डिपॉजिट करता है 1000 एवरी मंथ, मतलब इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट। मैच्योरिटी वैल्यू ये, अब आपको पता है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है हमारी, P इंटू एन प्लस आई। अब आपको चाहिए आई, तो आप क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, मैच्योरिटी वैल्यू दी है हमें कितनी 25,500, तो ये है 25,500 इक्वल्स टू पी की वैल्यू 1000, एन की वैल्यू 2 year गिवन की है, तो 2 year को मंथ्स में चेंज करेंगे 24 months प्लस आई की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको दलाकर माइनस कर देंगे, ये 25,000
500 में से क्या माइनस कर रहे हैं, 24,000, 24,000 माइनस कर रहे हैं। ओके, माइनस करेंगे कितना आ रहा है, 005 एंड 4 1 भी आ रहा है 1500। बस यही इसका आंसर है। क्या आ रहा है, डी वाला इसका आंसर आ रहा है 1500 रुपीज़। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बस इसमें तो आपको दो ही फॉर्मूले हैं, बैंकिंग वाले में दो ही फॉर्मूले हैं, तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू ये होता है, या फिर इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है ये P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ओके, ऐसे इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे कि एंगल बी ए सी एंड एंगल ई डी एफ ये इक्वल है, इसमें ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और ये जो हमें साइड गिवन किए हैं, क्या ये 18 है, ये 24 है। ये कितनी है, 18 है, और ये 24 है। छोटा छोटा हो रहा है, बिल्कुल लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा। ये 9 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ओके, ये एफ है हमारा, ये डी है, ये ई है, और ये ए बी सी डी ये है हमारे। ओके, ए बी सी। अभी कह रहा है कि बताओ देन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के किस क्या रूल लग रहा है, इसमें सिमिलरिटी कौन सा रूल लग रहा है। तो बस देखो, इन दोनों साइड का रेशो 2:1, इन दोनों साइड का रेशो 2:1, इनके बिटवीन जो एंगल है ये इक्वल आ रहा है हमारा। तो क्या आ रहा है, साइड एंगल साइड। तो इसमें लग रहा है साइड एंगल साइड, बी वाला इसका आंसर है। सिंपल सा, ये तो देखते ही बता दोगे आप, क्योंकि अगर तीनों साइड का रेशो होता तो एस लगता। दो एंगल होते हैं इसमें, तो दो एंगल वाला या तीन एंगल वाला एक ही बात होती है हमारी। टू एंगल्स, या तो एंगल एंगल या फिर एंगल 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 एक ही बात है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि ए ये है, आई ये है, देन ए आई इज इक्वल्स टू, ए आई की मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ए ही आएगा। ए इंटू आई आपका ए ही आता है, करके देख लो। कैसे, देखो 5 इंटू 3 और यह 10 इंटू -4। इसकी आई से करेंगे, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कैसे करते हैं, रो को कॉलम में करते हैं। देखो इनकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी। क्यों, क्योंकि देखो ये भी 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2, ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल, बाहर वाली वैल्यू डिसाइड करती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। ओके, तो अब इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर A11 कैसा आएगा, A11 कैसा आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 1 5 और प्लस 10 इंटू 0 0। फिर यहाँ पर ये A12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 इंटू 0 0 और 10 इंटू 1 10। ओके, फिर यहाँ पर ये A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 3 और -4 इंटू 0 0। फिर यहाँ पर ये A22 क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 0 0 और -4 इंटू 1 -4। ओके, इसका आंसर आएगा 5 3 10 -4। आ गया वही वैल्यू, तो वही सेम वैल्यू आएगी हमारी। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता होती कि A इंटू आई ए ही होता है हमारा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है ये, कि आप डायरेक्ट इसमें लगा देते, इसे करते भी ना। तो 5 3 10 -4 ये वाली और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है सी। इसका आंसर आएगा हमारा सी, 10th का सी। अब देखेंगे 11th में दी पोलिनोमियल दिस व्हेन डिवाइड बाय दिस लीव्स अ रिमाइंडर 20 देन ए। तो बस सिंपल देखो, इसमें भी वही कह रहा है कि अगर हम इसे x+1 से डिवाइड करते हैं, x+1 से डिवाइड करते हैं, तो हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाते हैं कि हम इसे रखते हैं 0 के इक्वल, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसमें करते हैं पुट x की जगह पर। तो यहाँ पर x की जगह पर रखा हमने -1, फिर यहाँ पर 2, फिर x की जगह पर -1 स्क्वायर और प्लस a, और x की जगह पर -1 और प्लस 12 और इक्वल्स टू में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, नहीं इक्वल्स टू में रखना है रिमाइंडर, क्योंकि अब इस बने रिमाइंडर बताया। अगर वो कहता कि ये फैक्टर होता तब हम इक्वल टू में 0 रखते हैं, अगर वो कह रहा है कि रिमाइंडर लीव करता है तो वही रिमाइंडर रखेंगे इसमें हम। ओके, बस अब इसको सोल्व कर देंगे। -1 का क्यूब -1 होता है, -2 -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर -a और यहाँ पर +12 इक्वल्स टू कितना, 20। ओके, -1 और ये -2 और -a प्लस, ये देखो प्लस का 12 इधर आकर आप इसे क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ये हो गया -3 और ये -a इक्वल्स टू, ये इनको माइनस किया हमने, आया 8। नाउ अब अगर हमें a की वैल्यू चाहिए, 3 को उधर लेके आ जाओ, तो -a इक्वल्स टू आएगा, 3 इधर आकर प्लस हो जाएगा 11, a की वैल्यू आ रही है -11, डी आंसर आएगा इसका, 11 का आएगा डी। सिंपल है। ऐसे इसमें देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इफ फर्स्ट टर्म 5 कॉमन डिफरेंस -3 एंड nth टर्म इज -7 देन n इज इक्वल्स टू, तो आपको n बताना है कि किसके इक्वल होगा। nth टर्म कह रहा है कि किसके इक्वल है,
-7 के इक्वल है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू -7। a की वैल्यू गिवन की है 5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू कह रहा है -3 इक्वल्स टू कितना -7। 5 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा, 5 क्या हो जाएगा इधर आकर, माइनस का 5 होगा, ये हो जाएगा -12। 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो n-1, 3 इधर डिवाइड करेंगे हम तो -12 इंटू -3 ये हो जाएगा 4। तो इसको हम लिख देंगे n-1 इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू 1 इधर आकर प्लस कर देंगे तो 5, n की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, ये हो गया a हमारा 12 का a। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे इसमें 13 हमारा कि इन अ गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल्स टू टी आर। पी क्यू क्या है हमारा, पैरेलल है टी आर के, देन बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। अब आपको क्या बताना है कि बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी, किस सिमिलैरिटी का यूज़ करके इनको सिमिलर दिखाएगा, यही आपसे पूछना चाह रहा है। इसमें कौन सा रूल सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट बैठता है। अब देखो आप ध्यान से कि अगर आप ये ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू में अगर ये दोनों लाइन पैरेलल तो इसका ये एंगल है ना इस एंगल के इक्वल होगा। तो इस वाले एंगल को आप किस तरीके से लिखोगे, देखो पी एंगल आर के दिखाया तो हमने आर लेंगे, और ओ वर्टिकली अपोजिट है तो ओ जहाँ पर सेकंड प्लेस रखता है तो यहाँ भी ओ सेकंड प्लेस रखेगा। बचेगा यहाँ टी क्यू के है तो बस यहाँ पर टी क्यू के यहाँ टी रखेंगे। तो यहाँ पर देखो पी ओ और आर ओ का रेशो ओ क्यू और ओ टी, और ये पी क्यू ये आर टी, ये हो गया हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा पी ओ है यहाँ पर, है ये पी ओ के नीचे आर ओ होना चाहिए, है ही नहीं इसमें पी ओ के नीचे आर ओ, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। अब दूसरी वाली देखेंगे हम इसमें कंडीशन कि पी ओ और आर ओ वाली कंडीशन किस में आ रही है, पी ओ और आर ओ ये वाली आ रही है, पी ओ और आर ओ, और आगे पीछे हो सकती हैं। ओ क्यू और ओ टी होना चाहिए, ओ क्यू और ओ टी, ओ क्यू और ओ टी होना चाहिए। तो बचाइए हमारा पी क्यू और आर टी, पी क्यू और आर टी। तो बस ये सेकंड वाली ही कंडीशन इसमें सबसे करेक्ट आ रही है हमारी, तो 13 का आएगा कितना बी। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट कि ए बी सी डी आर प्रपोर्शन। ए बी सी डी किसमें हमारे प्रपोर्शन में, देन ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, बताओ किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होगा। अगर हमारा क्या है ए बी सी डी आर प्रपोर्शन है, तो अगर ये प्रपोर्शन में है तो ए अपॉन बी का रेशो किसके इक्वल होगा, सी अपॉन डी के रेशो के इक्वल होगा। ये ए बी और सी डी इक्वल होते हैं अगर ये प्रपोर्शन में है तो। अब ये ए प्लस बी अगर इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाए तो एक बार नीचे वाली वैल्यू प्लस, एक बार नीचे वाली वैल्यू माइनस हो जाती है ऊपर में। ऐसे इसमें होगा कि ये सी प्लस डी होगा, एक बार सी माइनस डी होगा। किस में आ रही है सी प्लस डी और सी माइनस डी, तो इसे लेंगे, इसे नहीं लेंगे, इसमें ऊपर माइनस आ रहा है। ओके, तो डी इसका आंसर है, सिंपल। तो ये करना था इसमें हमें, तो प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, डायरेक्ट कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। नेक्स्ट देखेंगे इसमें द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स हुज फर्स्ट टर्म्स इज 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -6। ये कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी बताने हैं आपको, अगर उसका फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस -6 है। सिंपल सा, फर्स्ट टर्म 4 है, फिर -6 इसमें ऐड करो, -6 आएगा -2, इसमें ऐड करो -6 आएगा -8, इसमें ऐड करो -6 आएगा -14। किस में आ रहा है 4 -2 -8 और -14, सी इसमें आ रहा है हमारा, कौन सा है 15। ऐसे तो करते हैं। फर्स्ट टर्म है एपी कैसे बनती है, जैसे ये है एपी 2 का टेबल है, 2 4 6 8, जो भी डिफरेंस होता है वो ए में ऐड करते जाओ। अब 4 में अगर आप ऐड करोगे कितना, 4 में ऐड करोगे कितना -6, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आएगा -2। फिर इसमें ऐड करोगे कितना -6, तो ये हो जाएगा -2, -2 में -6 ऐड करेंगे हो जाएगा -8। ओके, बस ये इसी तरीके से ए पी हमारी तो इसके इस तरीके से हमने क्या किए हैं, टर्म्स बनाए हैं। या फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर लो कि फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म रहेगा ही, सेकंड टर्म के लिए क्या यूज़ करेंगे a+1d, ए में d ऐड कर दिया, मीन्स माइनस किस में 4 में हमने -6 ऐड कर दिया, इसलिए आया -2 सेकंड टर्म। फिर a3 निकाल लेते, a3 के लिए a+2d कर लेते, a+2d कर लेते, a की वैल्यू कितनी थी 4 + 2 × d की वैल्यू -6, तो 4 × -12 करते आता -8, आती है ये वैल्यू। 16 में वन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 4 डैश सिग्निफिकेंट फिगर इज। ये कह रहा है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट तो ये है इसका, द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
तो करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको इसका रूट बताना है कि इसका रूट क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है कि पहले से रूट दे दिया है इसने, अब रूट को ही 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करने के लिए कह रहा है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है कि इसमें टोटल 4 ही फिगर होने चाहिए, इसमें 5 हैं। तो इसे राउंड ऑफ करने के लिए इसके आगे वाली वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है तो एक ऐड हो जाएगा, बस इसमें 7 आ जाएगा। यही आ गया इसका तो आंसर भी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, यही है ना, 7.317 ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब 17 कह रहा है कि x+2 एंड x+3 आर द टू फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल दिस इफ द पोलिनोमियल इज कंप्लीटली फैक्टराइज द रिजल्ट इज। अब देखो इसके दो फैक्टर हैं, थर्ड फैक्टर क्या होगा इसका। देखो दो फैक्टर तो सेम ही होंगे, दो फैक्टर किस में सेम है, x+2 और x+3, x+2 और x+3, x+2 x+3, सी या डी में से एक आंसर है। अब देखो कि x-1 करने की जरूरत ही नहीं है, x-1 या x+1 की वैल्यू रख के देख लो, जो भी से सेटिस्फाई करेगा वही आंसर है। जैसे x-1 अगर आप लोगे तो x-1 इसका फैक्टर होगा, तो x की वैल्यू अगर हम इससे निकालेंगे, x-1 = 0 रख के x की वैल्यू अगर हम इससे निकाली 1, अब ये 1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इसको रखने पर इसका आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि अगर इसका फैक्टर हुआ तो आंसर 0 आएगा, और अगर इसका आंसर 0 आ गया तब तो ये है वैल्यू, वरना नहीं है। देखो सारी वैल्यू प्लस मारी, 0 कभी भी नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर 1 6, यहाँ पर 11 और +6 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, x+1 वाली वैल्यू देखेंगे, x+1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी, -1, x की वैल्यू -1 तो ये -1 का क्यूब +6 या -1 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 +6, ये -1 का क्यूब -1, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 इंटू 6 या -11 और +6। अब करेंगे हम इसको, देखो कि ये 0 आ रहा है नहीं, देखो 6 और 6 प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 12 और माइनस का 11 माइनस का 12 और प्लस का 12, ये आ गया 0। ओके, तो इसका मतलब ये इसका आंसर है डी, ये है इसलिए इसका आंसर। तो या तो देखो आपको पता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल को हमने सीखा था फैक्टराइज कंप्लीटली कैसे करते हैं। अगर इसमें एक भी फैक्टर नहीं दिया होता तो सबसे पहले हम एक फैक्टर फाइंड करते कि एक्स की वैल्यू 1 या एक्स की वैल्यू -1 पुट करके देखते कि किसमें वैसे आंसर 0 आ रहा है, जिसमें आंसर 0 आ रहा होता। जैसे कि एक्स की वैल्यू -1 रखने पर 0 आ रहा होता तो x+1 इसका एक फैक्टर होता, फिर इसको हम इसको फैक्टराइज कर डिवाइड करते, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट बचता उसके अगेन फैक्टराइज करते, उसके 2 फैक्टर मिलते हैं क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। तो कंप्लीट हमने चैप्टर में कराए हैं इस तरह के क्वेश्चन, उनको भी आप प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर सकते हो उनकी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये 17 हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 मतलब S20 फाइंड करना है। S20 के लिए आपको फॉर्मूला लगेगा n/2 2a + n-1 × d। इसके 2 फॉर्मूले हैं सम निकालने के, एक तो ये है और एक ये है, Sn = n/2 a + l। a + l तभी यूज़ करते हैं जब लास्ट टर्म है, इसमें लास्ट टर्म नहीं है तो हम ये वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n के प्लेस पर क्या 20, क्योंकि 20 टर्म्स का ही सम चाहिए। a की वैल्यू इसमें आपको दिख रही है 2 है प्लस n20 है तो 20 - 1, और d की वैल्यू कितनी होगी 4 - 2 2, यह आ जाएगा 10, यह जाएगा 4, 19 2 जा कितने होंगे 38। अब इसे सोल्व करेंगे हम तो 10 और यहाँ पर इनको प्लस करेंगे, कितना आएगा 42, और यह आ जाएगा हमारा 420। ओके, तो 420 इसका आंसर हो जाएगा 18 का। 19 देखेंगे द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। इसका लीनियर इक्वेशन का नंबर लाइन पर क्या सॉल्यूशन होगा ये बताना है, सिंपल। तो बस इसको हम अलग अलग सेपरेट सोल्व कर लेते हैं। कैसे, एक बार तो 2y - 6 < y + 2 को ले लेंगे, इससे सॉल्यूशन निकालेंगे। y इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का y, 6 इधर आकर प्लस का 6, ये हो जाएगा y और <8। एंड ऑल्सो यहाँ पर y + 2 <= किसके 2y के, 2y या फिर y इधर लेके आएंगे हम, y इधर लेके आएंगे माइनस कर देंगे तो आएगा y। y की वैल्यू देखो > 2 आ रही है और लेस देन क्या आ रही है 8। तो इस रेंज में क्या आ रही है वैल्यू, अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो इसमें हम 2 ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 तक ले सकते हैं, 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 पर लेस देन है। तो देखो किस किस पर 2 से लेकर 7 तक किस पर पॉइंट लग रहे हैं, तो 2 से लेकर 7 तक इस पर ही पॉइंट लग रहे हैं, ये डॉट जो बन रहे हैं हमारे। तो ये इसका बी वाला आंसर है, सिंपल। ठीक है, तो 9th का हो गया हमारा बी। नाउ अब हम करेंगे इसमें नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इफ x y z आर द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है,
देन दिस इज इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल होगा? अब बताओ आप, ये किसके इक्वल होगा? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा? क्या करें? कंटिन्यूट प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी लगाओ कि भाई कह रहा है कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है। इसका मीन्स इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल, मीन्स एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल? वाई अपॉन जेड के, मीन्स एक्स जेड वाई स्क्वायर के इक्वल। अब इसका क्या यूज़ हो रहा है इसको देखेंगे किसमें, इसको देखते हुए कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसका रेशो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रेशो, ये किसके इक्वल हो सकता है? इनमें से ये बताना है हमें कि क्या ये वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई के जेड एक्स के जेड एक्स रेशो जेड के जेड अपॉन एक्स किसके इक्वल हो सकता है? देखो वाई स्क्वायर की जगह जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर है वहाँ पर रख देंगे हम क्या? एक्स जेड, यहाँ पर एक्स जेड, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे जेड, तो यहाँ जाएगा एक्स प्लस जेड। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे एक्स, यहाँ जाएगा एक्स प्लस जेड। एक्स प्लस जेड से तो एक्स प्लस जेड कैंसिल हो रहा है, बच रहा है जेड अपॉन एक्स, रेशो आएगा जेड रेशो एक्स। जेड रेशो एक्स फर्स्ट वाले की वैल्यू है तो 20 का आएगा ए। बस ये था सिंपल इसमें। तो देखो आपको गिवन क्या है ना, क्वेश्चन डिपेंड करता है गिवन पर कि आपके पास गिवन क्या है। अगर आपके पास गिवन की वैल्यू को समझना आ गया, उसका यूज़ करना आ गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और हमेशा गिवन का यूज़ जरूर होता है। 21 में देखो, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी। सिंपल सा देखो 5000 था, 5000 पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, उसे 10% डिस्काउंट माइनस कर दो किसका? या तो आप डायरेक्टली इसका क्या कर दो 90% निकाल लो, तो वैल्यू 10% डिक्रीज होकर ही आ जाएगी इसमें। 9 5 से 45, ये जो वैल्यू आई ना 4500, 4500, ये 10% कम करने के बाद आई है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका 10% फाइंड करते, पहले ये वाली बात मैंने बता दी आपको, अगर आप इसका 10% करते तो आता 500, और 5000 में से 500 माइनस करते यही आता। तो ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस, लेकिन इस सेलिंग प्राइस पर ये जीएसटी भी लेगा 12%। तो अब 12% जीएसटी के लिए या तो इसका 112% निकाल दो या फिर 12% निकालो। 20 से 12 से मल्टीप्लाई करो, इसकी कितनी आ रही है? ये आ रहा है 12 4 जो 48, 12 5 जो 60, ये आ गया हमारा 540 और ऐड कर देंगे किसमें? 4500 में 540 और ऐड करोगे कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 5040 फर्स्ट वाला ही इसका आंसर आ गया हमारा। ओके, तो ये इस तरीके से कर सकते हो आप। तो अब आप सोच रहे हो कि मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं सर? तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, हम 45 को, जिसका भी टेबल आता है उसको बाहर रखो और फिर इसको ब्रेक कर लो। 45 को ब्रेक कर सकते हैं 40 + 5 में। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ रहा है 480, और इससे कर रहे हैं तो 60। अब इन दोनों को ऐड किया बस हमने, तब ऐसे तो हो रहा है। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी फास्ट कैलकुलेशन होगी। क्योंकि कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम में टाइम सेव करना है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पेपर करना है। तो स्पीड भी आपकी डिपेंड करती है कि आप किस स्पीड से क्वेश्चन पेपर को करते हो। ABC देन 5A माइनस BC इज इक्वल्स टू, आपको बताना है ये 5A माइनस BC किसके इक्वल होगा। अगर पेपर में आपकी स्पीड नहीं हुई तो भी आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे कभी भी, चाहे आपको आता हो तब भी नहीं कर पाओगे। उस पेपर को आप छोड़ के आओगे ज़रूर, क्योंकि स्पीड नहीं है ना अगर आपके पास, तो आप उसे कर ही नहीं सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। आप छोटे छोटे क्वेश्चन में इतने ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो फिर तो आपके पेपर को छूटना ही छूटना है, वो रह ही जाएगा। तो इसलिए स्पीड भी देखोगे, आपकी एक सैम्पल पेपर उठाओ उसको देखोगे आपको उसको सोल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। अब इसको करेंगे हम फिर इसमें रो इंटू कॉलम, क्योंकि रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 × 2 की बनेगी, अभी भी हमने बनाई थी। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें BC चाहिए। तो रो इंटू कॉलम करेंगे, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, इनको प्लस करते हैं। फिर रो इंटू कॉलम 2 1 जा 2 माइनस का 2 प्लस 4 × 1 4। फिर इसमें करेंगे रो इंटू कॉलम 0 × 1 0 प्लस 3 × 2 6। फिर यहाँ रो इंटू कॉलम 0 × -1 0 और 3 × 1 3। नाउ अब हम करेंगे 2 × 8 10 और 0 0 + 6 6 -2 + 4 2 और यहाँ 3। ओके, यहाँ आ जाएगी वैल्यू ये 10 6 2 और 3। 5 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में करेंगे, आप ऐसे मत कर देना कि पहले माइनस कर दो बाद में 5 की मल्टीप्लाई, पहले 5 की मल्टीप्लाई होगी। तो 5 3 = 15, 5 5 = 25, 5 की सभी से मल्टीप्लाई होगी, 5 1 = 5 और 5 4 = 20। नाउ अब हम इसको माइनस करेंगे इस सेकंड वाली मैट्रिक्स के साथ। माइनस करते हैं 15 में से 10 कितना बचेगा 5, 25 में से 2 कितना बचेगा 23,
5 में से 6 -1 20 में से 3 17, यही तो आ रहा है कौन सा इसमें 5 माइनस, ये आ गया हमारा डी वाला। तो इसका है करेक्ट आंसर डी, 22 का डी वाला आंसर आ रहा है हमारा। नेक्स्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच डी सी इज पैरेलल्स टू ए बी। इसमें डी सी क्या है, पैरेलल्स टू ए बी है। ये ए बी बी सी आपको गिवन किए हैं वैल्यू 11 x-1 आपको दिखाई दे रही होगी, तो 5 सेंटीमीटर y+3। ओके, थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो आप जो PDF मिलेगी आपको उसमें देख सकते हैं, उसमें विजिबल हो जाएगा। यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से हैं, वो देखना है। देखो सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से हैं इसमें, ये दोनों सिमिलर है हमारे ट्रायंगल। क्या, अगर आप ले रहे हो ये OAB, ठीक है, आप क्या ले रहे हो OAB, तो आप इसका ऑर्डर देखो। सबसे पहले अगर आपने लिया है AOB करके लिया है, अगर आपने AOB अपने अकॉर्डिंग, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये C वाले एंगल के इक्वल होगा, इसलिए हम A के प्लेस पर C को रखेंगे। O तो बिटवीन है ही हमारा, दोनों के मिडिल में आ रहा है, तो OO कॉमन है हमारा, या फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। B वाला किसके इक्वल एंगल है हमारा, B वाला है D के, तो यहाँ पर D आ गया ना। आप देखो कौन सा ट्रायंगल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, कि अगर हम ले रहे हैं OAB, इसको अगर हम OAB लिखें OAB, तो देखो O के प्लेस पर O ही रहेगा, यहाँ पर O के प्लेस पर O, A के प्लेस पर C रहेगा, और B के प्लेस पर क्या रहेगा, B के प्लेस पर रहेगा D। तो देखो OAB OCD होना चाहिए, OCD है नहीं है, गलत है, ये नहीं है। COD ये रहा COD, क्या ये AOB लिखा, यस AOB लिखा, तो ये हमारा B वाला पार्ट है इसका, 23 का B वाला पार्ट है इसका फर्स्ट का। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखेंगे इसमें क्या हम इसका करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट कह रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग कौन सी साइड प्रोपोर्शन में है, तो AO और CO, ठीक है, AO और CO। या फिर आप इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हो, इन दोनों ट्रायंगल को, पहले इसको आपने लिखा, इसको लिखा, तो अगर हम लिख रहे हैं देखो COD सिमिलर AOB, तो देखो CO और OA, AO, OD और OB, और CD और AB, ये है, ठीक है। COAO कहाँ है, COAO एक साथ है, यस। OD OB CD AB सही है, फर्स्ट वाला इसका आंसर है, खत्म। ओके, पहले वाला ही मैच कर गया हमारा। अब देखेंगे इसका हम क्या 23 का नेक्स्ट पार्ट भी है, यस 23 का नेक्स्ट है इसमें फिर ये वाला। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज, सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो कितना आएगा ये बताना है आपको। कितना आ रहा है, देखो ये है 8, ये है 16, तो 1:2 आ रहा है। सिंपल कि अगर हम COD की साइड, कोई भी साइड लें, जैसे हम ये ले रहे हैं ये वाली साइड CD साइड कितनी आ रही है, CD आ रही है 8, और ये आ रही है AB की वैल्यू आ रही है 16, तो ये आ रहा है 1:2, तो ये आ रहा है 1:2, तो इसका B वाला आंसर हो जाएगा। B वाला आंसर हो गया 1:2। ओके, फिर हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्या है, कि यूजिंग द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स द वैल्यू ऑफ x एंड y आर रेस्पेक्टिवली। x और y की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। देखो x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप। CO की वैल्यू कितनी है, CO की वैल्यू है x-1। AO की वैल्यू कितनी है, AO की वैल्यू है 11। OD की वैल्यू कितनी है, OD की वैल्यू है 5, और OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू है y+3, और ये किसके इक्वल है हमारा, ये इक्वल है 1/2 के। तो बस अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे कितना आएगा ये हमारा, देखो अगर आप इन दोनों रेशियो को एक साथ ले लेते हो, क्योंकि अगर आपने इन दोनों को सोल्व किया तो इसमें x और y 2 अननोन्स आ जाएंगे। 2 अननोन्स एक इक्वेशन से सोल्व नहीं होंगे, तो हम उस इक्वेशन को लेंगे जिसमें एक ही अननोन हो, जैसे इन दोनों को इक्वल और इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इन दोनों के इक्वल, तो अगर हमने इन दोनों को इक्वल लिया, देखो x-1/11 को 1/2 के इक्वल, 11 इधर जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की जब मल्टीप्लाई इधर होगी तो दोनों में होगी, 2x-2 हो जाएगा, ये 11, 2 इधर आकर कितना हो जाएगा हमारा, 2 इधर आकर हो जाएगा हमारा 13, और 13 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा हमारा ये 6.5, तो 6.5 आ रही है वैल्यू, यहाँ इसमें आ रही है 6.5 C में और D में। y की भी वैल्यू देख लेते हैं, चेक करके कितनी आ रही है, कि 5/y+3 किसके इक्वल 1/2 के, तो ये 2 5 10, और ये y+3, 3 इधर माइनस कर देंगे तो 7, y की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तो ये वाला C वाला इसका आंसर है। तो ये बिल्कुल
इजी क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली करने में। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा वीक हो तो आपको प्रॉब्लम होगी करने में। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। टू कार्स एक्स एंड वाई यूज 1 लीटर्स ऑफ डीजल टू ट्रेवल एक्स किलोमीटर एंड एक्स प्लस 3 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। टू कार्स हैं जो एक्स किलोमीटर चलती है 1 लीटर में और वाई वाली चलती है एक्स प्लस 3। इफ बोथ द कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, अगर दोनों 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं, देन द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ डीजल यूज्ड बाय कार एक्स, एक्स कितना लीटर पेट्रोल यूज करेगी ये बताना है। बताओ कितना लीटर पेट्रोल यूज करेगी ये तो सिंपल सा है। एक्स वाला कितना करेगी, 1 किलोमीटर में एक्स किलोमीटर जाती है, मान लेते हैं 1 लीटर में 10 किलोमीटर जाती, तो 72 किलोमीटर कितने लीटर में जाती, तो इस 10 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो बस सिंपल ऐसे ही अभी भी हम इसे एक्स से डिवाइड कर देंगे कि पर लीटर में कितने किलोमीटर जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे डिवाइड कर देंगे। इक्वल पेट्रोल आ जाएगा, कितना लीटर पेट्रोल आएगा, तो 72/x आ जाएगा सिंपल। तो ये आ गया हमारा सी। सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं अगर ये 12 किलोमीटर जाती, 1 लीटर में 12 किलोमीटर जाती, 1 लीटर में कितनी जाती, 12 किलोमीटर जाती। अब ये 72 किलोमीटर 72, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, 12 करके कितने पार्ट में, 6 पार्ट में, मतलब हर एक पार्ट के लिए 1 लीटर लगता, तो 6 पार्ट के लिए 6 लीटर क्या लगेगा, आपका डीजल लगेगा। सिंपल सी बात है कि टोटल क्वांटिटी को एक क्वांटिटी मतलब जो यूनिटी है, यूनिटी वैल्यू उससे डिवाइड कर दो, आपको आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल। द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ डीजल यूज्ड, पेट्रोल डीजल जो भी है हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ डीजल यूज्ड बाय कार वाई, वाई के लिए क्या हो जाएगा, इसे एक्स प्लस 3 से डिवाइड कर दो, सिंपल एक्स प्लस 3 से डिवाइड कर दो 72 को, क्योंकि पर लीटर में इतना किलोमीटर चलती है। फिर कह रहा है कि इफ कार एक्स यूज 4 लीटर ऑफ डीजल मोर देन कार वाई इन द जर्नी, इस पूरी जर्नी में क्या करती है, कार एक्स 4 लीटर क्या करती है, ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करती है, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू है कम। तो अगर हम ज़्यादा में से कम वाला घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 4 ही तो बचेगा। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं ये 12 किलोमीटर लेती है 8 लीटर, ये 12 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करती है, ये 8 लीटर, ठीक है, 12 लीटर ये 8 लीटर, दोनों का डिफरेंस 4 आएगा। तो यही तो कह रहा है कि एक्स वाली 4 लीटर ज़्यादा करती है किससे, वाई वाली से, पर ये तो नहीं कहा कि एग्जैक्ट ये वाली कितने करती है। तो बस हमने रिलेशन बना दिया कि ये वाली क्या कर रही है, वाई वाली से, एक्स वाली वाई वाली से 4 लीटर ज़्यादा पेट्रोल यूज़ कर रही है। मीन्स अगर इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो देखो कौन सा रिलेशन इसमें बेस्ट है, तो ये वाला बेस्ट है इसमें, सी। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, 24 का थर्ड पार्ट है, आंसर है इसका सी। ओके, अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट है फिर ये, इसमें ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ डीजल यूज्ड बाय द कार एक्स इज, कार एक्स ने कितना लीटर पेट्रोल यूज़ किया ये बताना है। तो इसके लिए हमें सोल्व करना होगा इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए आप लोग सबसे पहले 72 कॉमन यहाँ बचेगा 1/x और यहाँ पर 1/x प्लस 3। ऐसा हमने इसलिए लिया जिससे कि क्वेश्चन हो जाए सिंपल। 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। ओके, ना अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब ये 18 इधर आकर कितना हो जाएगा 1/18, यहाँ पर हम सोल्व करेंगे x और यहाँ x प्लस 3, x प्लस 3 और ये माइनस का x और यहाँ पर ये 18 को इधर लेके आ सकते हैं, या फिर 18 इधर रहने दो, इक्वल्स टू में 1, ये कैंसिल हो रहा है, 18 3 जा कितने होते हैं 54, और ये x और x प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 3, ये 54 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ इधर जाएगा ये माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 54। नाउ अब हम करेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 54 के फैक्टर माइनस करने पर 3 आए, बताओ 54 के फैक्टर माइनस करने पर, या तो 9 6 54 होते हैं, तो 9 में से 6 माइनस कर रहे हैं तो 3 भी आ रहा है, तो बस ये इसके फैक्टर हो गए। तो वैल्यू आ गई हमारी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9x और यहाँ माइनस का 6x और माइनस का 54 इक्वल्स टू में 0, इक्वल्स टू 0 में इधर लिखो एक ही बात है, क्योंकि इक्वल्स टू में 0 है वो, x प्लस 9 माइनस यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x माइनस 6 बचेगा वो इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से तो आ रही है -9 और यहाँ से आ रही है प्लस की 6। लीटर कभी भी डीजल पेट्रोल क्वांटिटी कभी माइनस में नहीं होगी, तो इसलिए लेंगे हम 6 लीटर, तो 6 लीटर्स का आंसर आ रहा होगा
तो इसका आंसर है हमारा 6 लीटर। ओके, ये है इसका आंसर 6 लीटर। ये है हमारा सिंपल इसका आंसर। 6 आ रहा है इसमें, कुछ मिस्टेक। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 18 3 जा, यहाँ पर अगर हम करें 18 3 जा कितने आ रहे हैं 54। ओके ठीक है, ये तो वो है हमारा एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू तो ये है कि कितने किलोमीटर चलती है। ये पेट्रोल का वो थोड़ी है, ये जो आया है ये पेट्रोल की क्वांटिटी नहीं है, ये किलोमीटर है। एक्स की वैल्यू क्या थी, किलोमीटर। 1 लीटर में 6 किलोमीटर चलती है। तो कितना पेट्रोल, पेट्रोल के लिए तो ये एक्सप्रेशन बताया था ना 72/x। तो 72/x करोगे, 72/x मतलब 6 करोगे तो कितना लीटर आ रहा है, ये आ रहा है 6 × 6, 6 2 2, तो ये आ रहा है 12 लीटर। पेट्रोल का आंसर आएगा 12 लीटर। तो ये मत लगा देना, तो ऐसे मिस्टेक हो जाती है कि एक्स की वैल्यू आई यही लगा दी, नहीं। इसमें हमें पेट्रोल का पूछी थी क्वांटिटी कि पेट्रोल कितना लगेगा, तो पेट्रोल तो 12 लीटर लग रहा है ना, क्योंकि वो जो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की वो तो क्या है, 1 लीटर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो, 1 लीटर में 6 किलोमीटर चलती है और 72 किलोमीटर टोटल चल रहा है वो। तो बस 72 से हमने 6 को डिवाइड कर दिया, 72 को 6 से डिवाइड किया, आ गया आंसर 12। तो 12 आंसर है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 रह गया हमारे पास। कह रहा है कि जोसेफ हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो जोसेफ ने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट किया है 2 ईयर्स के लिए, रेट है 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जोसेफ रिसीव 2000 एज इंटरेस्ट, देन द मोस्टली मंथली इंस्टॉलमेंट होगा, मोस्टली नहीं होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी इसकी, ये बताना हमें। सिंपल है, देखो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है पी इंटू एन, n+1, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2 × 12 इंटू R/100। वैल्यूज जो जो गिवन है वो रखेंगे। इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 2000 रख देंगे। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। एन की वैल्यू इसने गिवन की है 2 ईयर्स के लिए, तो 2 ईयर्स के लिए कितने मंथ हो जाएंगे 24, 24 में एक प्लस करेंगे 25 और यहाँ पर 2 × 12। आर की वैल्यू 8/100, 2 × 12 24 से 24, ये 25 4 जा और 4 2 जा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, आ रहा है आंसर कितना 1000। तो 1000 वो क्या कर रहा था, मंथली इंस्टॉलमेंट क्या कर रहा था, डिपॉजिट कर रहा था। तो ये आएगा इसका आंसर सी, 25 का आ रहा है फर्स्ट वाला सी। फिर कह रहा है कि टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक, उसने टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया, सिर्फ बिना इंटरेस्ट के कितना डिपॉजिट किया ये बताओ। 1 महीने में कर रहा था वो 1000 रुपये, तो 24 महीने में कितना करेगा 24,000 रुपये करेगा। सिंपल सी बात है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, P × N ही तो करेंगे, 1000 × 24, इसलिए क्या कितना आया है 24,000। बस ये था इसमें सिंपल, ये हो गया इसका। करेंगे अब इसमें द अमाउंट जोसेफ रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू में क्या करते हैं, एक तो P × N की वैल्यू आ रही है 24,000 और इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट हमने इसने पहले से गिवन किया था हमें, 2000 और ऐड कर देंगे। कर दो 2000 और ऐड, कितना आ रहा है, तो आ रहा है 26,000, 26,000 रुपीज़ इसका क्या आ गया हमारा आंसर हो गया थर्ड वाले का, क्योंकि हमें इसने मैच्योरिटी वैल्यू पूछी है। अगर वो सिर्फ टोटल अमाउंट डिपॉजिट पूछेगा तो उसमें हम इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे, इसमें हमने इंटरेस्ट ऐड किया ये वाला, ये P × N है और ये +I है। फिर है फोर्थ में कह रहा है कि द मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹100 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, इन हाउ मेनी मंथ्स जोसेफ विल रिसीव ₹52 एज अ इंटरेस्ट। अब इसमें मंथ निकालना है, मीन्स एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और एन की वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्योंकि ये कह रहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, इन हाउ मेनी ईयर मैनी मंथ्स जोसेफ विल रिसीव 52 एज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमें गिवन किया है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है P × N, N+1/2 × 12 × R/100, ये होता है। इंटरेस्ट कितना है इसका, इंटरेस्ट है 52, P की वैल्यू कितनी, P की वैल्यू है 100, N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, N+1, 2 × 12 24, R की वैल्यू 8 और यहाँ पर 100, ये 100 से 100 कैंसिल, 8 से ये कैंसिल, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है ये 3 2 6, 3 5 15, 156। N को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो n² + n। अब इधर 0 लेते हैं हम, n² + n और यहाँ -156, 156 के फैक्टर के माइनस करने पर 1 आए। बताओ 156 के फैक्टर 13 और 12 होते हैं, 13 और 12, क्योंकि 13 करेंगे अगर हम, कितना आ रहा है 120 और 156 सही है, 13 और 12
n, यहाँ पर आ गया 156। ना अब हम इसमें करें सोल्व तो n स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 30n और माइनस का 12n और माइनस का 156। नाउ n माइनस लेंगे तो n+13। ये कुछ वैल्यू ऐसी भी हो जाती है, पर रट जाती, देखते कि पता चल जाती है। -12 यहाँ n+1 n+13। नाउ अब इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं हम क्या, n+13 और यहाँ पर n-12। तो यहाँ पर n+13 इक्वल्स टू 0 और n की वैल्यू हो गई कितनी, -13। यहाँ पर n-12 इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू हो गई 12। 13 तो होगा नहीं, माइनस में नहीं आती वैल्यू, तो n की वैल्यू लेंगे हम 12। ओके, तो C आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर हो गया हमारा C। ओके, तो ये था इसमें हमारा पूरा सॉल्यूशन जो है इसका। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको कंप्लीट हो गया, तो हमारा इसमें नहीं है हमारा कोई भी क्वेश्चन। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते थे, इसको कंप्लीट कर सकते थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर था ये हमारा। अब इसके बाद हम और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तो ये जो कुछ पेपर्स हैं ना, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप इतना हल्के में मत लेना कि आपने सिर्फ देखा और छोड़ दिया। खुद से प्रैक्टिस करनी है, पीडीएफ लेकर खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से सॉल्यूशन करना, देखना है कि आप करने के बाद भी इनको कितना टाइम ले रहे हो करने में। ठीक है, तो अभी तो इसमें हमारा कितना हुआ, 45 मिनट्स के अराउंड हो गए हमारे। तो अभी हमने इसको इतने टाइम में कर दिया है, विद एक्सप्लेनेशन हम आपको बताते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप सोल्व करते तो और भी टाइम लगता, कि विद इन 30 मिनट में ही हो जाता। ओके, तो आपको देखना है कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन सारे आते हैं आपको, अच्छी बात है। अब देखो आपकी प्रैक्टिस में स्पीड कितनी आ रही है। प्रैक्टिस में स्पीड के लिए आप देखो, सैम्पल पेपर लगाओ, आप कोई भी नया सैम्पल पेपर उठाओ, लगाओ, उसमें देखो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, अटैम्प्ट कर रहे हो विद इन अ टाइम लिमिट। ओके, तो गाइस बस आप प्रिपरेशन करते रहें, हम आपको इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। आप भी हमें इसी तरीके से हेल्प करते रहें, आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आपको भी सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, तो बैलेंसिंग बनी रहनी चाहिए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई बहन सभी को शेयर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में वो हम भी हमारे अपकमिंग क्लास में आएंगे, आपके 10th में। अगर वो 9th 8th में तो उनको बताना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।